नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय जीवों में जनन पाठ को पढ़ेंगे। पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम आपको यह बता दें कि आज से हम लोग बायोलॉजी का यानी कि एक नया बैच है हम लोग का 10/2/2024 आज ही के दिन से इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे आपको हमेशा एक वीडियो मिलेगा, जिसमें आप लोगों को बायोलॉजी को जो यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स भी आपको लिखवाया जाएगा और आपको यह भी बताया जाएगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आ चुके हैं या पूछने वाले हैं। मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको आपको गेस कराते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, आज हम लोग जीवों में जनन पाठ को पढ़ेंगे। यदि आप 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं यानी 2024 से 2025 के छात्र हैं तो आज आपके लिए बायोलॉजी स्टार्ट होगा। साथियों, आज हम लोग सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बात किया जाए तो आप लोग को यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट चैप्टर में से जीवों में जनन में से कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि जीवों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है इस बारे में बताने के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है 2015 में। ठीक है, उसके बाद आया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, सुधारण लिखें। मुकुलन अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है जिसमें जनक के शरीर के किसी कायिक भाग से उभार आने लगता है यानी कि मुकुल निकलने लगता है, जो आगे चल करके संतति से क्या हो जाता है, मतलब अपने जनक से अलग हो जाता है और एक नया जीव बना लेता है। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्लोन या पुंजक किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि लैंगिक जन्म में प्रक्रिया होती है तो जिसका जनक के शरीर से जो भी कायिक संतति जो भी उत्पन्न होते हैं वह कार्कीय तथा अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, उन्हीं को क्लोन कहा जाता है यानी पुंजक कहा जाता है। ठीक है, फिर पढ़ना है आप लोग को द्विविखंडन और बहुविखंडन जो विखंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में साधारण अंतर स्पष्ट करें। यह भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत बार आया है, 2020 में आया है। ठीक है, उसके बाद मध्य चक्र या ऋतु चक्र, तो इस फर्स्ट चैप्टर में भी हल्का फुल्का उसके बारे में जानकारी, लेकिन थर्ड चैप्टर में इसका विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो ये सभी क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में जीवों में जनन पाठ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा, इसलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर 1 से लेकर के पूरा जितना भी आपका बायोलॉजी में चैप्टर है उन सभी का नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं उनको भी आपको करवाया जाएगा। मतलब बायोलॉजी का संपूर्ण जितना भी आप लोग को अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ना है वह सब आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे प्रोवाइड कराया जाएगा। सो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन जानने से पहले आप लोग लाइफ स्पैन यानी कि पहले तो इसका अंग्रेजी जान लीजिए। जीवों में जनन का होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन यानी कि जनन को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं, मे को इधर इन कहेंगे, और जीवों का क्या होता है, ऑर्गेनिज्म्स, मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस बारे में तो हम लोग जानेंगे ही कि जनन की प्रक्रिया तो दो विधि से होती है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन की प्रक्रिया से। उसके पहले हम लोग जीवन अवधि के बारे में हल्का फुल्का जानकारी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें आप लोग को बताया जाता है कि यहाँ पे जीवन अवधि के बारे में। ठीक है, आपको जनन भाग में 4 चैप्टर को पढ़ना होता है, जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। ये 4 चैप्टर को आपको जनन में पढ़ना होता है, जनन इकाई में पढ़ना होता है। जब अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको जीवन अवधि ही दिखाई देगा। टॉपिक्स में ऐसा आपका किताब होगा, किताब का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे देख रहे होंगे कि जीवन अवधि ही आपका पहला टॉपिक है। तो हम लोग पहले टॉपिक से एक भी टॉपिक को बिना छोड़े हुए एकदम बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जीवन अवधि, तो पहले आप लोग जीवन अवधि लिख करके डैश दीजिए कि आखिर यह जीवन अवधि होता क्या है। आखिर यह जीवन अवधि होता क्या है। ठीक है, जीवन अवधि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि लाइफ स्पैन। जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन। ठीक है, या
जीवन अवधि लिख के आप लोग क्या कीजिए, डैश दीजिए। लाइफ स्पैन इसका अंग्रेजी होता है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लिखिए, किसी भी जीव के, किसी भी जीव के जन्म से लेकर के, जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, समय को उस व्यक्ति का जीवन अवधि कहते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं उसे जीवन अवधि कहते हैं। क्या लिखे हैं, किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, उसके उसे जीवन अवधि, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ऐसे लिख सकते हैं, उस व्यक्ति का जीवन अवधि कहते हैं। उस, यहाँ पे लिख सकते हैं, उस व्यक्ति का जीवन अवधि कहते हैं। साथियों, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि हम यहाँ पे प्राकृतिक लिखे हैं। प्राकृतिक मतलब जब व्यक्ति का जन्म होता है, प्राकृतिक तरीके से जब उसका जन्म होता है और उसकी मृत्यु प्राकृतिक तरीके से, यानी जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसके कारण ना कि बिना बीमारी के कारण, बिना एक्सीडेंट के कारण अपने आप ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। यानी कि जब जीव जन्म ले रहा है और उसका मृत्यु हो रहा है तो उसके बीच में वो कितना समय जीवित रहा, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। इसमें अधिकतम जीवन अवधि भी आता है। जीवन अवधि में आप लोग अधिकतम जीवन अवधि के बारे में भी जानते होंगे कि अधिकतम जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो अधिकतम जीवन अवधि आप उसे कह सकते हैं कि मतलब वो कितना वर्ष तक, अधिक से अधिक कितना वर्ष तक जीवित रह रहा है, ठीक है। और न्यूनतम जीवन अवधि आप लोग कह सकते हैं कि कितना कम से कम, मतलब बहुत कम, कितना जीवित वह व्यक्ति रह रहा है तो उस व्यक्ति का क्या होता है, न्यूनतम जीवन अवधि होता है। मतलब ज्यादा अगर जी रहा है तो उसे अधिकतम जीवन अवधि, और कम वह जीवित रह रहा है तो न्यूनतम जीवन अवधि कहते हैं। उसके बारे में, उसके बाद हम लोग कुछ जीवों के बारे में जानेंगे और उन जीवों का जीवन अवधि कितना होता है इस बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि आप लोग का यह जो फर्स्ट पेज के बाद जब आप लोग इस सेकंड पेज को पढ़िएगा, सेकंड पेज में कुछ आप लोग को जीवों का, कुछ पेड़ पौधों का भी आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, कुछ कीड़ों का जीवित चित्र दिखाई दे रहा होगा, जिसके जीवन अवधि के बारे में पढ़ना है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में से काफी ज्यादा प्रश्न आता है। क्योंकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना, इसलिए सबको हम लेकर चलेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग जान लेते हैं तितली के जीवन अवधि के बारे में। यहाँ पे जीव लिखते हैं और जीव के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, जीवन अवधि लिखते हैं। मतलब कौन सा जीव कितना वर्ष तक जीवित रह रहा है, ठीक है। तो उसके पहले लेते हैं हम लोग तितली का। तितली जीवित रहती है 1 से 2 सप्ताह। तितली, तितली जो होती है वह 1 से 2 सप्ताह जीवित रहती है। उसके बाद जो होता है कौवा, कौवा कितना जीवित रहता है, या 15 वर्ष जीवित रहते हैं। कौवा जो होता है 15 वर्ष तक जीवित रहता है। और जो तोता होता है, तोता, वह 140 वर्ष तक जीवित रहता है। तोता 140 वर्ष। अगर मगरमच्छ की बात किया जाए, अगर मगरमच्छ का बात किया जाता है तो मगरमच्छ जो होता है वह 140 वर्ष तक जीवित रहता है। मगरमच्छ जो होता है वह वो मगरमच्छ बोला जाए तो वह 60 वर्ष तक जीवित रहता है, ठीक है। मगरमच्छ 60 वर्ष तक। उसके बाद कछुआ की बारी आती है तो कछुआ सबसे अधिक जीवित रहता है। कछुआ जो जीवित रहता है वह लगभग 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है। कछुआ 100 से 150 वर्ष तक क्या रहता है, जीवित रहता है। फिर बात किया जाए अगर धान की, अगर धान के फसल की, इसको पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगर बात किया जाए धान, धान का फसल आप लोग रोपे होंगे, तो जो धान रहता है
वो धान का जीवन अवधि लगभग 3 से 4 माह में खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए बरगद के पेड़ की, तो बरगद का जो पेड़ होता है वो लगभग 200 से 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, फिर फल मक्खी का बात किया जाए, फल मक्खी का, यह जो फल मक्खी होती है वो लगभग 15 से 30 दिन तक जीवित रहती है। ठीक है, लगभग कितना, 15 से 30 दिन जीवित रहती है। घोड़ा का बात किया जाए, घोड़ा का बात किया जाए तो घोड़ा 60 वर्ष तक, घोड़ा कितना वर्ष तक, 60 वर्ष तक जीवित रहता है। घोड़ा 60 वर्ष तक जीवित रहता है। हाथी का बात किया जाए तो हाथी, हाथी जो होती है वो लगभग 60 से 65 वर्ष तक ये भी जीवित रहती है। 60 से 65 वर्ष तक जीवित रहती है। और बात किया जाए कुत्ता का, तो जो कुत्ता का जीवन अवधि होता है वो लगभग 20 से 30 वर्ष होता है। मतलब ये इन लोग का जीवन अवधि है, 20 से 30 वर्ष की जीवन अवधि होती है। उसके बाद अगर बात किया जाए केला का जो पेड़ आप लोग देखे होंगे, इसका पेड़, केला का पेड़ जो आप लोग देखे होंगे वह लगभग 13 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, और गाय 15 वर्ष तक जीवित रहती है। गाय कितने वर्ष तक जीवित रहती है, गाय 15 वर्ष तक जीवित रहती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस व्यक्ति का जीवन अवधि कहते हैं, या उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। जैसे आप लोग को उचित लगे आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जीव लिखे हैं इसलिए यहाँ पे भी जीव लिख दे रहे हैं कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। कोई भी जीव होता है तो उसका कुछ जीवन अवधि होता है कि वह कितना दिन जीवित रहेगा। यानी कि जो धान आप लोग रुपाई करते हैं उस 3-4 माह में पक जाता है, सूख जाता है, फिर आप उसको काट लेते हैं। बरगद का जो पेड़ होता है वो लगभग 200 से 1000 वर्षों तक उसकी जीवन अवधि होती है। ठीक है, फल मक्खी जो होती है वो 15 से 30 दिन तक जीवित रहती है। घोड़ा लगभग 60 वर्ष तक जीवित रहता है और हाथी लगभग 60 से 65 वर्ष तक जीवित रहती है। बात किया जाए कुत्ता सबका, तो कुत्ता जो होता है जानवर वो 20 से 30 वर्ष तक जीवित रहता है। केला का जो पेड़ का बात किया जाए 13 वर्ष तक जीवित रहता है, और जो गाय होती है वह 15 वर्ष तक जीवित रहती है। तो इस प्रकार जीवन अवधि की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अगर बात किया जाए किसी भी जीव की जीवन अवधि का, तो कोई भी जो जीव का जो जीवन अवधि होता है उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। कि मान लीजिए ये धान का तो फसल छोटा सा है और बरगद का पेड़ तो बड़ा सा है, इसलिए धान जो है 3-4 महीना में ये मर जा रहा है, और बरगद का जो पेड़ है वो 200 से 1000 वर्ष तक जीवित रह रहा है। इसका कोई फर्क नहीं है, मतलब इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। हर जो जीव होता है उसके शरीर के आकार के अनुसार इसको नहीं बांटा गया है, जीवन अवधि को नहीं बांटा गया है। जैसे कि आप लोग कौवा और तोता का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कौवा और तोता जो पहले लिखवाए थे, तो कौवा का जो शरीर होता है तोता के मुकाबले ही होता है। मतलब जितना बड़ा कौवा होता है उतना ही बड़ा क्या होता है, तोता होता है। ठीक है, लेकिन जो आपको बताए थे कि कौवा जो होता है वो कौवा केवल 15 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, लेकिन जो तोता होता है वह 140 वर्ष तक जीवित रहता है। आखिर ऐसा क्यों? कौवा भी देखने में छोटा, तोता भी देखने में छोटा, ठीक है, दोनों का शरीर लगभग एक समान। तोता तो कौवा के मुकाबले में हल्का छोटा ही होता है। ठीक है, फिर भी जो कौवा होता है वो 15 वर्ष से क्यों जी रहा है? इसका भी तो शरीर बड़ा है, तो इसको मतलब इसका भी शरीर तोता के मुकाबले में ठीक ही ठाक है, मतलब दोनों तो लगभग समान ही है। तो तोता 140 वर्ष जी रहा है और कौवा 15 वर्ष जी रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब दोनों का शरीर तो समान है, आकार समान है, लेकिन उसका जीवन अवधि उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करती है। अगर आप लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नोट्स में देके लिख सकते हैं, किसी भी जीव की जो जीवन अवधि होती है उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करती। जैसे कौवा और तोता, कौवा और तोता का जो शरीर का आकार होता है लगभग एक समान होता है, लेकिन कौवा जो होता है वो लगभग 15 वर्ष तक जीवित रहता है और तोता लगभग 140 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग कुछ जीवन चक्र की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं कि आखिर यह जीवन चक्र की अवस्थाएं होती क्या हैं। आशा करता हूं आप लोग जीवन अवधि को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है,
चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जीवन चक्र की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। हेडिंग डालिएगा। जीवन चक्र की अवस्थाएं, ठीक है। तो जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला को बोला जाता है किशोरावस्था, किशोरा अवस्था, इसको कायिक अवस्था भी बोला जा सकता है, किशोरावस्था या कायिक अवस्था, ठीक है। दूसरा आता है जनन अवस्था, जब व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, जनन अवस्था, ठीक है। और तीसरा आता है कि जीर्णता या वृद्धावस्था, जीर्णतावस्था या इसको देख के लिख सकते हैं वृद्धावस्था, ठीक है। तो मतलब जीवन चक्र की 3 अवस्थाओं में हम लोग जीते हैं। एक तो जीते हैं कि किशोरावस्था यानी कायिक अवस्था में, और दूसरा जनन अवस्था में, और तीसरा की जीर्णता या वृद्धावस्था में, ठीक है। देखिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। जब जीव का जन्म होता है, किसी भी जीव का क्या होता है, जन्म होता है, और जब तक वह व्यक्ति जन्म से लेकर के युवा तक हो जाता है, जन्म से लेकर के जब तक वह युवा नहीं हो जाता तो वह उसका क्या होता है, किशोरावस्था होता है। इसमें लगभग 1 से 16 वर्ष 18 वर्ष तक के छात्रों को मतलब बच्चों को रखा जाता है। मतलब जब तक वह युवा नहीं हो जाते तब तक क्या होता है, किशोरावस्था होता है। उसके बाद जनन अवस्था, जनन अवस्था में उस व्यक्ति की शादी कर दी जाती है जब वह व्यक्ति प्रौढ़ यानी युवा हो जाता है। यानी कि जब जनन अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जब व्यक्ति जनन करने में सक्षम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, जनन अवस्था कहते हैं, ठीक है। जीर्णता या वृद्धावस्था कब कहते हैं, तो जब व्यक्ति जन्म से लेकर के युवा हो गया, ठीक है, उसका जनन करने लगा, उसके बाल बच्चे हो गए, तो फिर व्यक्ति का प्रौढ़ मतलब प्रौढ़ जाति या बोले तो उसकी वृद्धावस्था आ जाती है, उसकी बुढ़ापा आ जाती है, उसी क्या बोलते हैं, जीर्णता या वृद्धावस्था बोलते हैं। और उसके बाद क्या होती है, जीर्णता या वृद्धावस्था, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और वह बीमार होने लगता है, तो जिसके बाद वृद्धावस्था के अंत में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यही क्या होता है, जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं। यानी कि जीव का जन्म हो रहा है, वह जनन कर रहा है, और जनन करने के बाद वृद्ध हो रहा है, और वृद्ध होने के बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जा रही है। यही प्रक्रिया जो होती है जीवन चक्र की अवस्थाएं होती है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को यह टॉपिक भी काफी ज्यादा पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग चैप्टर को बढ़िया तरीके से, यानी कि जनन, अब जनन किसे कहते हैं इस बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं, हेडिंग लगाइएगा, जनन लिख करके डैश दीजिए। जनन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए देखिए जनन की वह प्रक्रिया जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जनक अपने जैसे संतान जिसमें कोई भी जनक अपने जैसे संतान या संतति, अपने जैसे संतान या संतति उत्पन्न करता है, ठीक है, संतान या संतति उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जनन कहते हैं, ठीक है। मतलब जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जनक अपने जैसे संतान या संतति उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। जीवों में जो होती है वह जन्म 2 प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है, जनन के प्रकार की बात किया जाए
तो जनन के प्रकार में दो प्रकार के जनन होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन। और दूसरा होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या बोले कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जनक अपने जैसे संतान या संतति उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। अब यह जो जनन होता है वह दो प्रकार का होता है, एक तो अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जनन किसे कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति आपस में लैंगिक संपर्क, यानी कि यह दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जब लैंगिक संपर्क बनते हैं तो आने वाली संतति की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। बात किया जाए अगर अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में एकल जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में कितने जनक की, एकल मतलब एक जनक की आवश्यकता होती है। और एकल जनक के शरीर के किसी कायिक भाग से संतति का निर्माण होता है। एकल जनक के किसी कायिक भाग से किसका निर्माण होता है, संतति के निर्माण होता है। मतलब जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसमें जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, जिसके कारण यह संतति उत्पन्न करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहता है। मतलब कॉमन सी बात है कि इसमें एक जनक की आवश्यकता होगी, इसमें दो जनक की आवश्यकता होगी। इसमें जनक के शरीर के कोई कायिक भाग होगा। जनक के शरीर मतलब कायिक भाग का मतलब होता है कि जहां से वह अलैंगिक जनन कर सके। ठीक है, तो ठीक है, तो जनन की वह मतलब इसमें एकल जनक की आवश्यकता है, इसमें दो जनक की आवश्यकता होगी। इसमें जनक के शरीर से कायिक भाग मतलब जनक के शरीर से संतति का निर्माण होगा, इसमें जनक के शरीर से संतति का निर्माण होगा, लेकिन प्रसव के माध्यम से एक नया संतान बनेगा जो कि अपने माता पिता से बिल्कुल अलग दिखाई देगा, मतलब हल्का अलग दिखाई देगा। लेकिन जो अलैंगिक जनन से बने जो संतति होते हैं वो बिल्कुल अपने माता पिता के, मतलब माता पिता बोले या तो अपने जनक के समान होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में समझते हैं कि अलैंगिक जनन आखिर कहते किसे। देखिए, अब आप लोग लिख के डैश दीजिएगा अलैंगिक जनन। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए लिखिए, जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जनक के शरीर के, जिसमें एकल जनक के शरीर के किसी कायिक भाग से, किसी एकल जनक के शरीर के किसी कायिक भाग से, कायिक भाग से संतति का निर्माण होता है, संतति का निर्माण या संतति का जन्म होता है, संतति का निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक
जनन कहते हैं। यह जो अलैंगिक जनन होता है, इसमें इसको अयुग्मक जनन भी कहा जाता है। अगर बोला जाए तो इसको क्या कहा जाता है? अयुग्मक जनन भी कहा जाता है। इसको अयुग्मक जनन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। इसको आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? युग्मकों का जो होता है संलयन नहीं होता है। युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसलिए अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? अयुग्मक जनन भी कहा जाता है। और इसमें यह भी लिख सकते हैं कि जनन की इस विधि में, पैराग्राफ चेंज करके, जनन की इस विधि में, जनन के इस विधि में अकारिकीय तथा अनुवांशिकी रूप से, अकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से संतति समान पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं, उसे समान पाए जाते, जनन की इस विधि में अकारकीय तथा अनुवांशिकी रूप से संतति जो होते हैं समान पाए जाते हैं, जिसे क्लोन कहते हैं। अभी आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था, क्लोन या पुंजक किसे कहते हैं, ठीक है, जिसे क्लोन कहते हैं। इसको ही क्या कहा जाता है हिंदी में? पुंजक कहा जाता है। यह अंग्रेजी शब्द है जिसका ऐसे बोलते हैं क्लोन, ठीक है, यहाँ पे पुंजक भी लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब जनन की जो यह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, इसमें अकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से जो संतति होते हैं समान पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में पढ़ेंगे और बहुत कुछ, जिसमें हम लोग अमीबा के बारे में जानेंगे कि अमीबा होता है या आगे चल करके ऐसे ऐसे होकर के या दो खंडों में बंटने लगता है। इसके बारे में थोड़ा बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और अब इसके अगले वीडियो में अभी तक यहीं पर रन देते हैं कि अलैंगिक जनन की इस प्रक्रिया में, जैसे कि इसको पहले समझ लेते हैं कि अलैंगिक जनन की कहते किसे हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि एकल जनक के शरीर के किसी कायिक भाग से संतति का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन कहा जाता है। मतलब जीव एगो है, या आगे चल करके टूट जाएगा, मतलब यही शरीर है, लेकिन आगे चल करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और इससे एक नया संतति का निर्माण होने लगेगा। चलिए उसके बारे में बढ़िया से पढ़ लेते हैं। जैसे कि यह है, तो यह आगे चल करके दो खंडों में ऐसे बढ़ जाएगा। यह प्रक्रिया किस प्रकार होगी? तो इस प्रक्रिया के अनुसार ऐसे ऐसे पहले होगा, या अमीबा ही मान लीजिए। पहले इसके बारे में तो विस्तृत तरीके से अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे यह चल करके यह दो खंडों में टूट जाएगा, या अलग शरीर या अलग संतति, ठीक है। मतलब यह जनक है, जनक ही आगे चल करके संतति का निर्माण कर लेता है। इसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन कहा जाता है, ठीक है। और जनन की इस प्रक्रिया, इसको आप लोग क्या बोले, पुंजक लिख करके यानी कि क्लोन लिख करके भी, डैश देख के भी लिख सकते हैं, या तो पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि जनन की इस विधि में अकारकीय तथा अनुवांशिकी रूप से संतति समान पाए जाते हैं, जिसे क्लोन यानी कि पुंजक कहा जाता है। मतलब आकार इसका भी वैसा ही रहेगा जैसे पहला था संत जिसके जनक का, और जो इसका अनुवांशिक रूप होगा, मतलब ये ऐसे गोल दिखाई दे रहा है, तो आगे चलकर भी यह भी गोल दिखाई देगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है, ठीक है। अभी आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अगले वीडियो में अलैंगिक जनन के प्रकार, यानी कि मुकुलन किस प्रकार होता है, ठीक है, बीजाणु जनन विखंडन किस प्रकार से होता है, इस बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आपको अगर और अच्छा वीडियो लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को, अपने दोस्तों के साथ बताइए कि एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे एक नया बैच आया है, ठीक है। नया बैच में आप लोग को क्या पढ़ाया जाएगा? तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको तो सॉल्व कराएंगे। आपको तो पहले वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही बता दिए कि आपके फर्स्ट चैप्टर से सब्जेक्टिव में इस प्रकार से लघु में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कल हम यह बताएंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके फर्स्ट चैप्टर से कौन सा मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ठीक, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चूंकि आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर अगर बायोलॉजी में जाना चाहते हैं, आपका तो 70 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। 70 नंबर का बोर्ड में, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। अब तो आप यह भी जान गए हैं कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल देने के लिए बढ़िया से एग्जाम हो रहा है, ठीक है।
उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसलिए अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए और आप पहली बार विजिट किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।